भारत 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाला एक विशाल देश, जहां अनेकों सभ्यताएं पनपी। कभी ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और शान था। कितनी धूमधाम है, क्या सजावट है, एकदम शाही अंदाज। वो युग तो नहीं रहा, पर आज भी उसे कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए महसूस किया जा सकता है। इस तरह की करीब 300 डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने रेस्टोर किया है और उन्हें आज के दर्शकों को दिखाया जा रहा है। उस जमाने की तस्वीरें तो बहुत हैं, लेकिन वीडियोस बहुत कम हैं। उन्हें देखना एक अनोखा अनुभव है। अंग्रेजों के लिए भारत कितना अहम था, ये इन फिल्मों में साफ जाहिर है। ये शानदार फिल्में उस बीते दौर का आईना है जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था और भारत के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो लोग ये फिल्में बना रहे थे, क्या उन्हें एहसास था वो इतिहास को संजो रहे हैं? भारत की ऐसी छवि दिखाने के पीछे क्या कोई खास कारण है? हमें क्यों बताया जा रहा है कि वास्तविक भारत दरअसल ये है? इन फिल्मों में जीवन को जिस तरह से पेश किया जाता है, आमतौर से इस तरह से फिल्मांकन नहीं होता। ऐसा लगता है कि दूसरे दौर के ये लोग आपको देख रहे हैं और ऐसा लगता है ये वाकई हमारे सामने मौजूद है। एक तरह से ये इमेजेस भारत की कहानी बयान करते हैं फिल्म पर। इंडिया ऑन फिल्म। कोलकाता 1926। शानदार और आलीशान बेल्वेडियर हाउस, ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और शान का प्रतीक। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के आर्काइव की ये दुर्लभ फिल्म ब्रिटिश और भारतीय लोगों के घुलने मिलने की तस्वीरें दिखा रही है। उन दिनों बेल्वेडियर हाउस भारतीय साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का निवास स्थान था, वायसरॉय का। वायसरी की टी पार्टीज ऐसे कुछ गिने चुने मौके थे जहां भारतीय सोशल ओकेजन्स पर ब्रिटिशों के साथ उठते बैठते थे। वैसे ऐसे अवसर कम ही होते थे। इस फिल्म में हम एक गार्डन पार्टी का नजारा देख सकते हैं और यह अवसर था नए लॉर्ड अर्विन का परिचय भारत के नामचीन लोगों से करवाना। उनका मानना था कि विस्मय और प्रतिष्ठा की भावना पैदा करने से भारत में ब्रिटिश शासन मजबूत होगा। भारत में ब्रिटिश लोग अपना जीवन इसी तरह बिताते थे। वे सिर्फ एक दूसरे से मिलते थे, या महाराजाओं से या नौकरों से। इनके बीच मौजूद लाखों करोड़ों लोग जैसे अदृश्य थे। ये इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे गार्डन पार्टी का कॉन्सेप्ट एक ओहदा बनी कि आप एक खास सामाजिक तबके से आते हैं, क्योंकि अगर आपको गार्डन पार्टी का न्योता है तो आप खास हैं। यहाँ आप 1920 के लेटेस्ट फैशंस देख सकते हैं, सीधे अमेरिका से भारत आते हुए। इसे लोगों ने आदर्श मानना शुरू किया था। वे ऐसा बनना चाहते थे भारतीय लोगों के लिए, खास करके एलीट क्लास के लिए। हमें इसी तरह रहना है, इसी तरह पार्टी करनी है, इसी तरह के कपड़े पहनने हैं और यही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। भारत का अभिजात्य वर्ग और नौकर एक साथ हैं। ये दुर्लभ दृश्य है। वायसरॉय से सिर्फ 2 टेबल की दूरी पर एक भारतीय कैमरामैन है जो मदन कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो उस दौर के उपमहाद्वीप की सबसे प्रभावशाली फिल्म कंपनियों में से एक थी। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के दर्शकों को उन लोगों की झलक देखने का मौका दिया जिन्होंने उनके देश और परिवारों पर राज किया। ये एक इंडियन फिल्म है जिसे इंडियन कंपनी ने शूट की है, वो भी इंडिया में देखने के लिए। लेकिन कुछ मायनों में ऐसा लगता है कि ये एक तरह से भारत में ब्रिटिश राज की शान को बयान कर रही है। वायसरॉय को खाना उसका इंग्लिश अटेंडेंट सर्व करता है। वो भारतीय नौकरों से डिश लेता है जो लेकर आते हैं और उन्हें वायसरॉय को सर्व करता है। जाहिर है वायसरॉय जैसे सर्वोच्च अधिकारी को सिर्फ एक इंग्लिश व्यक्ति ही सर्व कर सकता है। इस फोटो के विपरीत जो पोज लेकर ली गई है, इस फिल्म में कई कैंडिड और अप्रत्याशित फोटोज हैं। टी पार्टी अपने चरम पर है और आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन कई बार आप कई इंटरेस्टिंग पल शूट कर सकते हैं जो इस आर्काइव में है। ये लड़का बहुत खुश है, ये सामाजिक परिस्थिति से अनजान है।
और ये नौजवान भारतीय लड़के के साथ हंसी मजाक कर रहा है। और अचानक एक पल वो अपनी हैट भारतीय राजकुमार के सर पर रखने की कोशिश करता है। ये नौजवान इंग्लिश लड़का बहुत खुश लग रहा है। ये हंसता हुआ लड़का फ्रांसिस वुड है, वायसरॉय का दूसरा बेटा। बदकिस्मती से 16 साल बाद दूसरे महायुद्ध में ये लड़ते हुए मारा गया था। इस फोटो में एक वाइट औरत भारतीय औरत के पास बैठी है जो भारतीय औरत से जरा भी बात नहीं करेगी। क्या ये सामाजिक असमानता है या कोई और वजह? इस इंग्लिश औरत को शायद बगल में बैठी लड़की पसंद नहीं, जो कूच बिहार की महारानी है, वो भी एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। कूच बिहार की महारानी एक बहुत करिश्माई औरत थी, बेहद खूबसूरत, बहुत आकर्षक, लेकिन कई मायनों में विवादास्पद भी थी। आप देख सकते हैं कि वो वाकई खूबसूरत थी और उनकी अपनी अलग पहचान थी। इस अमीर राजकुमारी ने दुनिया भर का सफर किया। वो लंदन के पार्टी सर्कल में बहुत मशहूर थी। उन्हें अक्सर जवान ऑफिसर्स के साथ देखा गया था जो ब्रिटिश रेजिमेंट्स में थे, और राजकुमारी होने के नाते उनसे गरिमा का पालन अपेक्षित था, जैसे कि डचेसेस और ड्यूक्स, और उस दर्जे के लोगों के साथ उठना बैठना, ना कि आर्मी के जवान खूबसूरत ऑफिसर से दोस्ती करना। हाँ, ये रहे पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह। वो क्रिकेट खिलाड़ी थे, अच्छे पोलो खिलाड़ी थे, और वो अपनी जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाते थे। उनकी 300 से ज्यादा बीवियां थी, मैंने सुना था, तो जाहिर है वो बहुत प्रभावशाली और अमीर इंसान थे। ये वाकई इतने अमीर थे कि भारत में प्लेन खरीदने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें बहुत पसंद करते थे। ये पार्टी सिर्फ चाय पीने और सैंडविच खाने के लिए नहीं थी, ये साम्राज्य के लिए जरूरी थी, जहां रणनीतियां बनाई जाती थीं। भले कोई करार या वादे ना होते हों, लेकिन यकीनन कामकाज के बारे में बातचीत होती थी। चाय पीते पीते बड़े सौदे करना आम बात है। आज बेल्वेडियर एस्टेट हाउसेस इंडियन नेशनल लाइब्रेरी बन चुका है। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद 1920 में भारत के हर गली मोहल्ले में आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी, लेकिन अंग्रेज इस फैलते हुए असंतोष से जैसे बिल्कुल बेखबर थे। अंग्रेज समझ नहीं पाए कि उनके साम्राज्य की जड़ें कमजोर होने लगी हैं। इसके विपरीत दूसरी तरफ भारतीय समझ चुके थे कि वे अपनी जिंदगी में देश को आजाद होता देख सकते हैं, ऐसा उन्हें लगने लगा था। अपने चरम पर ब्रिटिश भारत में आज का पूरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल था। बहुत बड़ा प्रदेश जहां अंग्रेजों ने रियासतों के महाराजाओं की मदद से शासन किया, लेकिन 300 वर्षों के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बिखरने लगा था। बेल्वेडियर की दीवारों के बाहर एक इंसान हर भारतीय के मन में भारतीय स्वतंत्रता और आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन चुका था, महात्मा गांधी। उन्हें पहली बार फिल्म पर आप देख सकते हैं। ये 1 मिनट की क्लिप ब्रिटिश पैथे न्यूज आर्काइव से है। ये 1922 में शूट की गई थी, जब गांधी जी 53 साल के थे। ऐसे हजारों लाखों लोग थे जो उन्हें मानते थे और उनके भाषण सुनना चाहते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे आम लोग हैं, और शायद उतने ही पुलिस वाले भी हैं, क्योंकि वो सब उनकी लोकप्रियता से डरते थे। इस दौर में गांधी जी कम वक्त में भारत में अंग्रेजों के लिए परेशानी या खतरा बन चुके थे। वे उन्हें आतंकवादी कहते थे, अराजकवादी कहते थे। लोग पहले ही उन्हें सुन चुके थे और उन्हें लगता था वो सिर्फ उनके मसीहा नहीं, बल्कि जादूगर थे, जो जादू की छड़ी घुमाएंगे और हमें आजाद कर देंगे। और मुझे यहाँ कुछ औरतें भी दिख रही हैं, जो उस दौर में बड़ी बात थी। औरतों का इस तरह लोगों में आना, उन्हें सपोर्ट करना, वो काफी जवान लग रहे हैं ना। इस फुटेज में हम कुछ और राष्ट्रीय राजनेताओं को देख सकते हैं जो गांधी जी के बगल में खड़े हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे। ये फुटेज गांधी जी की अलग समाजों को एक करने की क्षमता का सबूत है, लेकिन आगे भविष्य में इस एकता में दरारें पड़ गईं। इस दौर में गांधी जी देश के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके थे। इन सालों में उन्होंने क्या किया कि भारतीय होने की संकल्पना को जन्म दिया। भारत किसी भी एक धर्म या जात या प्रदेश या भाषा से संबंधित नहीं है। दरअसल इन्हीं चीजों को मिलाकर एक देश बनता है,
और गांधी जी मेरे ख्याल से एकता का प्रतीक बने, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को साथ लाता है। 1930 की स्पैथे न्यूज रील में आप गांधी जी को भारतीय इतिहास के सविनय कायदे भंग आंदोलन का नेतृत्व करते देख सकते हैं, मशहूर सॉल्ट मार्च। हम गांधी जी को उनके गुजरात के आश्रम से हजारों लोगों का नेतृत्व करते देख सकते हैं, अरेबियन समंदर के किनारे तक, जो 385 किलोमीटर दूर है, नमक बनाने के लिए। वो बहुत जल्दी में थे, वो मशहूर थे अपनी रफ्तार के लिए, अपने फिटनेस के लिए, आम लोगों में से एक। ये मोर्चा अत्याचारी ब्रिटिश कानून के खिलाफ था, जो खाने की मामूली चीजों पर टैक्स वसूलते थे, और इस तरह के दृश्य दुनिया भर में पहुंचने से गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो चुके थे। उन्होंने हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया था, और अब वो ऐसा कानून तोड़ने जा रहे थे जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हुकूमत ने बनाया था, और धोती पहना हुआ ये आदमी खुलेआम अंग्रेजों को चुनौती दे रहा था। गांधी जी चाहते थे कि ये मोर्चा क्रांति का प्रतीक बने, जिसे दुनिया भर में लोग देख सके, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अमेरिकन मीडिया ने इसे कवर किया और वे टाइम के कवर पर भी दिखे। इसका काफी गहरा असर पड़ा। इस मार्च ने ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर चोट की। जवाब में अंग्रेजों ने लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें गांधी भी थे। लेकिन इस प्रचार युद्ध में आखिर जीत गांधी जी की हुई। तब तक सफेद पंचा पहने हुए और हाथ में लाठी लिए गांधी जी आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन चुके थे, जिन्हें आज भी भारतीय याद करते हैं। ओह, ये रहे गांधी जी। देखो वो कैसे चल रहे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने बहुत कम कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। भले ही उन्होंने आम लोगों जैसे कपड़े पहने हो, पर मुझे लगता है कि वो उनसे अलग दिख रहे हैं। वो वाकई महात्मा अद्भुत। दिख रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। किसी संत की तरह। असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को भारत का पहला ग्लोबल नेता बना दिया। फिल्म के माध्यम से वे दुनिया के कई हिस्सों में बहुत मशहूर हो गए। वे वाकई सबसे पहले ग्लोबल सेलिब्रिटीज में से एक बन चुके थे। उन्हें पता था कि आने वाले दौर में इमेज अहम होगी। आज सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते, क्योंकि लोग उन्हें चाहते थे उनकी सिंपल इमेज की वजह से। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के वॉल्ट्स में फिल्म के सैकड़ों टिन्स पड़े हैं, जिनमें बड़े इवेंट्स और फेमस लोगों की जिंदगियां कैद हैं। लेकिन एक अलग तरह की जिंदगी दिखाने वाली फिल्में भी यहां मौजूद हैं। होम मूवीज, जिन्हें ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स और आर्मी ऑफिसर्स ने फिल्माया था, जो अब भारत में बस चुके थे। और यह अंग्रेज खिली धूप का भरपूर मजा उठाते थे। एक ब्रिटिश परिवार बीच पर पिकनिक मना रही है, जो ब्रिटेन में आम बात है। ये होम मूवी हमें मैग्नस फैमिली और उनके दोस्तों के साथ छुट्टियों पर ले जाती है। 1920 के इंडिया में हमें अंग्रेजों की निजी जिंदगी की एक झलक देखने को मिलती है, जिन्होंने भारत में काम करने और बसने का फैसला किया। मैं पूरी गई हूँ। ये बिल्कुल खुला किनारा है, समुंदर गहरा है, ये कोई जेंटल बीच नहीं है। उस दौर में आपको भारतीय ऐसा करते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि वे धूप में बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। पता नहीं स्विम सूट पहनी औरतें देखकर इंडियन स्टाफ को क्या लगा होगा, क्योंकि स्विम सूट पहना हुआ आदमी देखना एक बात है, लेकिन स्विम सूट पहनी औरतों को देखना भारतीय नौकरों के लिए शॉकिंग और विवादास्पद रहा होगा। वो लोग जो बोट में बिठाकर उन्हें बीच लेकर आए थे, उनमें से एक अचरज से देख रहा है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? आप किनारे पर जाकर धूप में क्यों बैठोगे, और वो भी चाय और सैंडविच खाने के लिए? आप देख सकते हैं ब्रिटिश धूप में पिकनिक मना रहे हैं, भारतीयों को ये दिखा रहे हैं, ये जताने के लिए कि हम तुमसे कितने अलग हैं। यहाँ का मौसम और जगह इंग्लैंड से बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्होंने भारत में ही एक छोटा इंग्लैंड तैयार करने की पूरी कोशिश की। ये फर्नीचर और ये टी सेट वो घर से लेकर आए थे ताकि एंजॉय कर सकें, और ये उनके लिए एक आम बात थी।
लोगों से मुश्किल काम करवाना ताकि लोगों को दिखा सकें आपकी नौकरों पर चलती है। मालिक होने के नाते जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ तुम्हें चाय मिलनी चाहिए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों की हरकतें अजीब लगीं। उनके लिए पुरी अलग वजह से महत्वपूर्ण था। बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल था। भारतीय लोग पुरी धार्मिक कारणों से जाते थे। पुरी के मंदिर में दर्शन करने, बंगाल के उपसागर में डुबकी लगाने के लिए वे बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन बेदिंग कॉस्ट्यूम्स का ये टिपिकल आइडिया, मौज मस्ती करना, बीच पर रेत में खेलना, ये पूरी तरह से यूरोपियन है जिसे अब भारतीय लोगों ने अपना लिया है। जहां कभी अंग्रेज चाय और सैंडविच खाया करते थे, अब भारतीयों की नई जनरेशन बिल्कुल यही करती है। कर्नल जॉर्ज क्रेस्टर वहां रहते, काम करते और छुट्टियां मनाते, जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं। इस फिल्म में उन्होंने बूंदी के नजारे कैद किए हैं, किलेबंद शहर जहां की इमारतें राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन नमूना हैं, जो आज भी सैलानियों को आकर्षित करती हैं। क्रेस्टर की होम मूवीज कॉलोनियल भारत में ब्रिटिश फैमिली की लाइफ को दर्शाती हैं, लेकिन अनजाने में कुछ सीन्स साम्राज्यवाद की झलक भी दिखाते हैं, जो आज की तारीख में आंखों को चुभते हैं। ये जॉर्ज क्रेस्टर्स की पत्नी है क्रिस्टियान, जिसे स्थानिक लोग अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। ऐसे दृश्य देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक इंग्लिश औरत बैठी है और नौकर उसे अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। अंग्रेज भारतीय लोगों को गुलाम समझते हैं और मुझे ऐसे सीन्स देखकर बहुत दुख होता है। जब आप इन्हें देखते हैं, फिल्म्स में दिखाए गए किसानों की इमेजेस ये बिल्कुल निष्क्रिय लगते हैं। इनकी कोई पहचान नहीं है, आप किसी को पहचान नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये वही लोग हैं जिनके बिना भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चलाना मुमकिन नहीं था। ये फुटेज साम्राज्यवाद के कई नकारात्मक पहलू दिखाता है, जो आपको राजनीतिक रूप से लिखे इतिहास में देखने नहीं मिलता, और इस फिल्म में आप वो बेचैनी महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल करीब से। अंग्रेजों की बनाई फिल्म्स में हमें टेंशन दिखती है, जो उन्हें भारतीय जीवन के पहलू लगते थे। ये 1906 में बनी एक फिल्म है जिसका नाम है एन इंडियन वॉशिंग अ बेबी। ये फिल्म एक कैटलॉग में मिली जिसका नाम है नेटिव ऑब्जर्वेंसेस। इंडियन वॉशिंग अ बेबी, इस नाम में ऐसा कुछ है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल से इस टाइटल से फिल्म का मोटिव समझ आता है, और मैं इसे रेसिज्म नहीं कहूँगी, लेकिन फिल्म पूर्वाग्रह रखकर शूट की गई है। इन्हें लगता है भारत एक अजीब देश है या पिछड़ा हुआ है। लेकिन हम राहत महसूस करते हैं उन दिनों आवाज़ नहीं थी, वरना देखना मुश्किल हो जाता। वो जानते हैं उन्हें देखा जा रहा है। ये फिल्में भारतीय प्रजा के बारे में कुछ कहती हैं। इन्हें किसी चीज़ की तरह रखकर उन्हें शूट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये वॉयरिस्टिक फिल्म है। ये दृश्य हम में से किसी के लिए अजीब नहीं है जो भारत में पले बड़े हैं। अगर आप गांव में जाते हैं, आज भी आपको ये देखने मिलेगा। ऐसा लगता है शायद पश्चिमी देशों में इस तरह बच्चों को नहीं नहलाते या इस तरह नहीं धोते, तो वो शायद जानबूझकर भारत को ऐसा दिखाना चाहते हैं जो आधुनिक नहीं है या फिर सिविलाइज्ड नहीं है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के प्रचार तंत्र का हिस्सा था, खुद को सही ठहराने के लिए। और वैसे भी ब्रिटिश भारत में क्या कर रहे थे, है ना? जिन लोगों को इस बारे में शक था, उनके लिए ये प्रचार था। हमें यहाँ होना चाहिए, हम इन्हें सुधार सकते हैं। दिल्ली में मौजूद शानदार जामा मस्जिद घरेलू और सांसारिक कामकाज से दूर एक अलग दुनिया, जो 400 से अधिक सालों से श्रद्धा स्थान रहा है। शुरुआती फिल्म मेकर्स इसकी खूबसूरती दिखाना चाहते थे। इसमें हैंड ड्रॉन और प्रिमिटिव कलराइजेशन का इस्तेमाल किया गया,
1930 के दशक के आखिर में टेक्निकलर इंडिया में आ चुका था। इस देश के मनमोहक रंग दुनिया भर के दर्शक पहली बार देख सकते थे। यह फिल्म वाकई ऐतिहासिक है। ये शायद दिल्ली में बनी पहली कलर फिल्म थी। ये जैक कार्डिफ के शुरुआती फिल्मों में से एक है, लेकिन वो आगे चलकर बहुत मशहूर सिनेमाटोग्राफर बने। आइकॉनिक अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई हॉलीवुड फिल्में टेक्निकलर के कमाल के साथ रिलीज होने लगे, लेकिन फिल्म में सीन्स अभी भी वही थे। लंबे उथले पूल बिछाए गए हैं ताकि लोग अपना चेहरा और हाथ धो सकें, जिसका पालन हर सच्चे मुसलमान को करना होगा इससे पहले कि वो प्रार्थना करे। जैक कार्डिफ के 80 साल के करियर में सिनेमा में बहुत तरक्की हुई। शुरुआती साइलेंट मूवीज और उसके टेक्निकलर के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस दौरान उन्होंने 2 ऑस्कर्स जीते। अब सिनेमेटोग्राफी में बहुत सुधार आ चुका है। अब एडवांस्ड फ्रेमिंग, क्लोजअप्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। भारतीय महिलाओं की साड़ी, भारतीय महिलाओं का शानदार वस्त्र, ये इस तरह से शरीर से लिपट जाती है कि इसके सामने पेरिस गारमेंट भी कुछ नहीं। अचानक इनकी टोन बदल गई। अब भारतीय महिलाएं खूबसूरत हैं, साड़ियां गॉर्जियस हैं। ये पेरिस के बेस्ट फैशंस को टक्कर दे रही हैं। और वाकई महिलाओं के चेहरे दर्शाए जाने लगे उनके व्यक्तित्व के साथ। मेरे ख्याल से ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स में से एक है जहाँ भारतीय समुदाय नहीं है, बिल्कुल खूबसूरत, अलग, यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, और खास करके महिलाएं। जहाँ पहले पानी लग्जरी था और इस पर सिर्फ राजकुमारों का अधिकार था, वहाँ अब सार्वजनिक चौकों में विशाल फव्वारे हैं। न्यू दिल्ली की वास्तुकला साम्राज्य के भविष्य का ब्रिटिश नजरिया दर्शाती है। शानदार, मजबूत और सालों साल टिकने वाला। ये इस बात की याद दिलाता है कि भले ही भारत सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व के बारे में सोचा जाएगा और आखिरकार आजादी के बारे में, लेकिन ब्रिटिश कहीं नहीं जाने वाले। यही बात इस फिल्म की कमेंट्री में भी जाहिर होती है। ब्रिटिश और भारतीय दिल्ली के सुनहरे भविष्य के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, जो केवल तानाशाही में मुमकिन था। तो इस तरह की श्रृंखला शुरू हो गई और ऐसी भाषा का प्रयोग होने लगा, पारंपरिक भारत की तस्वीरें, लेकिन कुछ हद तक इन फिल्मों में भारत को नीचा दिखाया गया, जो आधुनिक युग के भारत के विपरीत है। नई दिल्ली शानदार है, लेकिन पुरानी दिल्ली भी किसी मामले में कम नहीं। इस फिल्म पर इंडिया में अलग ही प्रतिक्रिया मिली। इसे नीचा दिखाया गया और उसी के साथ साथ तारीफ भी मिली, और ये आप देख सकते हैं। ना सैरसनो ना ब्रिटिश, नई दिल्ली नियो इंडियन है। ये पुरानी दिल्ली की अहमियत समझती है और बहुत मेहनत से ये शहर बसाया गया है। ये सब न्यू दिल्ली के उद्घाटन के लिए है, एक शानदार शहर के तौर पर एक नया शहर बनाया गया ब्रिटिश राज्य के लिए। यहाँ ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ लोगों का ना होना ज्यादा अहमियत रखता है। यहाँ बाकी भारतीय शहरों की तरह बंदिश नहीं है। यहाँ खुली जगह है, यहाँ इस्तेमाल हुई जगह है, सरकारी जगह है और प्रबंधित जगह हैं। संयुक्त ब्रिटिश और भारतीय शासन के तहत एक नई दिल्ली तैयार हो चुकी है। पार्लियामेंट के बाहर बैलगाड़ियों पर पाबंदी थी, लेकिन ये शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो आज के मुकाबले में बड़ा आश्चर्य है। आखिर सारा कचरा कहाँ गया? इमारतें जितनी बड़ी और ज्यादा आकर्षक हों और कुछ हद तक अलग होंगी, उतना ज्यादा ये शहर उपमहाद्वीप में मशहूर होगा। ऐसे एंगल्स वाली इमारतें बनाना कई तरह से भारत में शक्ति और ब्रिटिश सत्ता की पकड़ जताने का तरीका था। न्यू दिल्ली की नींव का पत्थर एम्परर जॉर्ज 5 ने रखा था 1911 के दिल्ली दरबार में, और 1931 में राजधानी का उद्घाटन किया गया। लेकिन आर्किटेक्ट्स और फिल्म मेकर्स को क्या पता था कि जल्द ही भारत से ब्रिटिश सत्ता का सफाया होने वाला था। जैक कार्डिफ की अगली फिल्म अ विलेज इन इंडिया उसी साल तैयार हुई थी, 1938 में। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एक दशक के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य चला जाएगा। इस फिल्म में दर्शक ब्रिटिश न्यू दिल्ली की आधुनिकता और सभ्यता और सिर्फ 300 किलोमीटर दूर स्थित गांव के बीच विरोधाभास देख सकते हैं।
वास्तव में दिखाया कि भारत कैसा दिखता था, ग्रे और ब्लैक एंड वाइट नहीं, बल्कि वास्तव में यहाँ बेशुमार रंग और जीवन भरा पड़ा है। यहाँ राजपुताना के इस गांव में सुबह का कोहरा हटने लगा है। गांव जगने लगा और धुएं के साथ बाघ, सांप और शैतानी चीजों का डर गायब होने लगा। लेकिन उसी समय पर भारत को एक्सोटिक लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में हर चीज बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। इसकी अपनी मुश्किलें थीं, क्योंकि यहाँ कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं और आज भी ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों की जिंदगी पर सिर्फ उनके धर्म का प्रभाव नहीं है। हिंदुओं के हर काम के पीछे कोई अंधश्रद्धा होती है। अगर कोई छींक दे तो श्रद्धालु हिंदू दंपत्ति घर से बाहर नहीं निकलते। धार्मिक कानून और अंधश्रद्धा का राज है और दीवार पर बैठी बिल्ली को भी अपशगुन माना जाता है। इस फिल्म के कई सीन्स में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन घड़ा लेकर जाने वाली औरत शुभ संकेत है और अब सब ठीक है। इस फिल्म का नजरिया मजाक उड़ाने वाला है। फिर से इस फिल्म में पश्चिमी श्रेष्ठता का विचार लोगों के माथे मढ़ा जाता है। ब्रिटिश सरकार भारतीय किसानों को खेती के आधुनिक तरीके सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने पूर्वजों की तरह आज के ये किसान अपने पुराने हथियारों से ही जमीन को कुरेदते हैं। यहाँ आप गांधी का चक्र देख सकते हैं। सूत काटने का चरखा दिख रहा है इस पिछड़े हुए गांव में, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। मुझे लगता है वो गांधी को भी इसी तरह दिखाना चाहते थे। गांधी जी उनके रास्ते की अड़चन बन चुके हैं। वो बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है जो गांधी जी नहीं कर सकते। हर गांव में अलग देवता होते हैं जो हिंदू धर्म के कई देवताओं में से चुने गए होते हैं। अ विलेज इन इंडिया वही इंपीरियल विचारधारा दर्शाता है कि भारत सिर्फ इन गाँवों में मौजूद है। घंटी की आवाज गूंज रही है। नई सुबह दिखाने के लिए पुजारी भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। हम भारत का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धर्म रास्ते का लोढ़ा बन चुका है। इन लोगों को सिखाया नहीं जा सकता। इसी धारणा का फिल्म के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। जब हॉलीवुड अपनी फिल्मों के जरिए रोमांटिक लेकिन पिछड़ा हुआ भारत दिखा रहा था, वहीं भारतीय फिल्म निर्देशकों की एक नई पीढ़ी उभर रही थी जो अपने कैमरास के जरिए अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। दशकों से अनदेखी ये फिल्म BFI आर्काइव्स में मिल गई। ये अगली फिल्म 1941 में शूट की गई थी। ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई ये फिल्म उतनी ही क्रांतिकारी है जितनी टेक्निकलर में शूट हुई फिल्में, लेकिन नई सोच के साथ। इस फिल्म का नाम है टिन्स फॉर इंडिया। यहाँ भारतीय अंध श्रद्धालु लोग नहीं हैं, बल्कि संगठित, इन्वेंटिव और उत्पादनशील लोग हैं। ये एक बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में मशीनरी और मैकेनाइजेशन के आगमन को दर्शाया है, लेकिन इसी के साथ चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने की भारतीय लोगों की क्षमता को भी दिखाया है। टिन्स फॉर इंडिया केरोसिन कैन के निर्माण की कहानी है। आधुनिक फैक्ट्री में तैयार होने से लेकर गांव में होने वाले इसके कई इस्तेमाल तक। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी कहानी तो बतानी ही चाहिए। ये फिल्म उस जमाने की एडवर्टाइजिंग का नमूना है जो ऑयल कंपनी शेल ने प्रोड्यूस की थी। शेल को अपनी डॉक्यूमेंट्रीज पर नाज था और वो टैलेंटेड फिल्म मेकर्स को हायर करते थे। इस फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है। ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। ये एक हाई क्वालिटी फीचर फिल्म है। ये दिखाई गई थी सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं, ये फिल्में सिनेमाज में भी दिखाई गई थी। इस फिल्म को ऐसे निर्देशक ने निर्देशित किया था जिसे आज भारतीय सिनेमा का प्रतीक माना जाता है, बिमल रॉय। मुझे नहीं लगता कि इत्तेफाक है कि फिल्म बिमल रॉय ने बनाई है, जो भारत में फीचर फिल्म्स के जाने माने निर्देशक हैं। टिन्स से रिफ्लेक्ट होने वाली चमकती लाइट जो मजदूरों के चेहरे पर चमक रही है, इनमें एब्स्ट्रैक्ट एस्थेटिक्स फ्रेम्स हैं, हिलने वाले टुकड़ों की। ये लाइट और परछाइयों का खेल है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत देखने के लिए बनाया है। ये उस वक्त की नई तकनीक है, एक नई आधुनिक तकनीक है जिसकी शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये एक तरह से एडी का भारतीय संस्करण है। और ये देखिए, केरोसिन के तैयार डिब्बे।
ये भारतीय जनता तक केरोसिन पहुंचाएंगे, अमीर और गरीबों तक। तो इस फिल्म मेकर का एजेंडा जाहिर है सबसे अलग है। इसका नजरिया अलग है। उसने ब्रिटिश राज की कई धारणाओं को चुनौती दी। बिमल रॉय काफी सबवर्सिव फिल्म निर्देशक थे। उन्हें वाकई भारतीय कहानी में दिलचस्पी थी, न कि उस नजरिए में जैसे अंग्रेज भारतीयों को देखते हैं। इस समय के लिए वो क्रांतिकारी हैं। बिमल रॉय जैसे फिल्म मेकर्स भारत को नए नजरिए से पेश कर रहे थे। भारत सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, बल्कि ब्रिटेन के बिना तरक्की भी करेगा। और आखिर दूसरे विश्व युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया। अंग्रेज कई सौ सालों से भारत पर राज करते आए थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। भारत ने इस विश्व युद्ध में हर तरह से अंग्रेजों की मदद की। उस दौर की न्यूज रील्स में आप पूरे उपमहाद्वीप में भारतीय सैनिकों की तैयारी देख सकते हैं। ऐसा युद्ध जो सही मायनों में विश्व युद्ध बन चुका था, जो ब्रिटेन से लेकर जापान तक फैला था, और भारत इस युद्ध के बीचों बीच फंस चुका था। और भारत पर काबू रखना अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था, अंग्रेजों के नजरिए से एक्सिस पावर्स को मात देने के लिए। इस युद्ध के दौरान वो सभी बातें दिखी जिन वजहों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बेहद जरूरी था। उन्हें दुनिया ने देखा और सराहा और बढ़ा चढ़ा कर बताया। तो आपको मशीन्स तैयार करनी है किसी भी कीमत पर, फूड क्रेन्स तैयार करने हैं, इंडस्ट्रियल चीजें चाहिए, युद्ध में काम आने वाले प्रोडक्ट्स बनाना। इजिप्ट के पिरामिड से लेकर इटली के बर्फीले पहाड़ों तक युद्ध के चरम पर 23 लाख भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। ये इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। भारत बेसिकली ब्रिटिश और एलाइड फोर्सेस के लिए तोपों के बारूद का सोर्स था। दूसरा महायुद्ध खत्म होने के बाद भारत में उम्मीदें बढ़ने लगीं कि जल्द ही उन्हें ब्रिटिश राज से आजादी मिलेगी। तब तक अंग्रेज कमजोर पड़ चुके थे और वो भारतीय आजादी की बढ़ती मांग को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इस युद्ध का नतीजा था भारत का पार्टीशन और आजादी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य अब टिक नहीं सकता था इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। युद्ध से एक बात स्पष्ट हो गई, अब नई महासत्ता अमेरिका थी और अब अमेरिकन्स क्या चाहते हैं इस पर सब निर्भर था। वो कॉलोनाइज वर्ल्ड का अंत चाहते थे। लेकिन अगर युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिलना तय था तो ये आजादी शांति से मिलने वाली नहीं थी। अब भारतीय राष्ट्रवाद को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था, ना इसे दबाना। लेकिन यह आंदोलन विभाजित हो चुका था। अब इस वक्त मशहूर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी सबसे बड़ी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1947 में बनी ये डैमेज्ड लेकिन महत्वपूर्ण फिल्म है। इसमें आप उम्र दराज गांधी जी को देख सकते हैं जो उत्तर भारत में मोर्चे पर हैं। वो हिंदू और मुस्लिमों में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ये वो राष्ट्रवाद नहीं था जो गांधी भारत में देखना चाहते थे। खासकर के धर्म के आधार पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी तनावपूर्ण जमाव पर नजर रख रहे हैं। फिल्म दंगों के बाद के हालात बयान कर रही है। गांधी जी की सराहना करनी होगी कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि देखिए गांधी जी कितनी कोशिश कर रहे थे हिंसा रोकने के लिए। शायद ही कभी देखे गए फुटेज में आप गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू के साथ देख सकते हैं, जो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और जल्द ही भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। इस फिल्म को गांधी जी के पोते कनू ने शूट किया है। उन्होंने गांधी जी की सबसे अच्छी फुटेजेस रिकॉर्ड की थी। जब रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई तो उन्होंने कानू गांधी की फ्रेमिंग को ध्यान में रखकर बनाई थी। इस फिल्म में गांधी जी अपनी नवासी मनु गांधी के साथ दिखते हैं। हम उन्हें निजी डॉक्टर के साथ देखते हैं, सुशीला नायर,
जो इसलिए मौजूद हैं कि अगर गांधी जी अचानक बीमार पड़ते हैं तो वो उनका इलाज कर सकें। जरा सोचिए, गांधी जी 77 वर्ष के थे जब ये फिल्म बनाई गई। वो अपनी ज्यादातर राजनीतिक शक्ति खो चुके थे, लेकिन लोग अभी भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। गांधी जी और लोगों के बीच वाकई एक अनोखा रिश्ता था जो हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वो एक तरह से बेहद करिश्माई व्यक्ति थे। वो वाकई एक स्टार थे। अंग्रेजों ने आखिर फैसला किया कि भारत का विभाजन करना होगा। हिंदू और मुस्लिमों के बीच का रक्तपात रोकने के लिए मुस्लिमों को पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दिया जाएगा, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना, और हिंदू बहुल इलाके भारत में शामिल होंगे। गांधी जी को इसी बात का डर था। देश का विभाजन हो ऐसा गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हो, और सिर्फ विभाजन नहीं बल्कि जिस तरह विभाजन हुआ था और इस दौरान जो हिंसा और अत्याचार हुआ था वो तो आप जानते ही हैं। भारत और पाकिस्तान की नई सीमाएं गुप्त रूप से तय की गईं और ये सीमाएं आज़ादी के 2 दिन बाद जाहिर कर दी गईं। इसलिए हिंसा शुरू हो गई थी और लाखों लोगों को जबरन भागना पड़ा। इस प्रक्रिया को, जिसे हम आज एथनिक क्लिंजिंग कहते हैं। 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों ने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने घरों को छोड़कर भीषण निर्णय लिया। उनमें से कई कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकले थे। ये दृश्य अमेरिकन न्यूज रील मार्च ऑफ टाइम के हैं। अपनी जान बचाने के लिए भयभीत अवस्था में लाखों भारतीय सफर पर निकल पड़े, जो अगले कुछ महीनों में इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन होने वाला था। सफर के दौरान हजारों लोगों को अलविदा कहते हुए लाखों हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में रहते थे, वे हिम्मत जुटाकर पूर्व दिशा में भारत की ओर चल पड़े। और इस दौरान लाखों मुस्लिम्स विपरीत दिशा में चले गए पाकिस्तान पहुंचने की आशा में, इससे पहले कि दुश्मनों के जत्थे उनके परिवार की जान ले लें। मेरे माता पिता की शादी लाहौर में हुई थी और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। वो कार में बैठ गए और लोगों ने कहा, भाग जाओ, आपके घर पर हमला होने वाला है। इसलिए वो वहाँ से निकल पड़े और कभी वापस नहीं लौटे। भागने वाले लोगों में हर जाति और तबके के लोग थे। वो बस अपने साथ थोड़ा सा सामान लेकर भागे थे। हजारों लोगों ने चलना छोड़ दिया, वो मर गए, और ये डरावनी परिस्थिति इन फिल्मों में आप देख सकते हैं। उनके चेहरों पर हताशा, आंखों में खालीपन देख सकते हैं। आप यहाँ छोटे से बच्चे के चेहरे पर मायूसी देख सकते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति हताश अवस्था में रास्ते के किनारे बैठी है, मौत के इंतजार में। जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो बुरा लगता है। यहाँ 2 बुजुर्ग लोग इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो खचाखच भरी है, और वे बहुत धीमे चल रहे हैं। तो उन्हें इस भरी ट्रेन में जगह कैसे मिल सकती है? ये देखकर जैसे मेरा दिल ही टूट गया। वो अपना परिवार छोड़कर आए थे, अतीत की सारी यादें भुलाकर, और नई शुरुआत करने जा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं और मुस्लिम नहीं। इस एमेच्योर फुटेज में, जो 1947 में लाहौर में शूट किया गया था, हम एक ट्रेन को स्टेशन में आती हुई देख सकते हैं जिसमें हजारों रेफ्यूजीज सवार हैं। लेकिन कई लोगों को ट्रेन भी हिंसा से बचा नहीं पाई। ट्रेन सामूहिक हत्या की शिकार हुई। हमलावर ड्राइवर को छोड़कर हर किसी को मारते थे ताकि लाश बॉर्डर पार जा सके। और इस अफरा तफरी के बीच यहाँ औरतें चपाती और भारतीय ब्रेड बना रही हैं एक कच्चे चूल्हे पर। ये देखकर लगता है कि उनमें अभी भी जीने की इच्छा बची हुई है। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब इस तरह की हिंसा, इस तरह का रक्तपात, इस तरह का ट्रॉमा का इतने ज्यादा लोगों को सामना करना पड़ा, और उसका असर सबके सामने है। आज ये तस्वीरें देखते हुए जब दुनिया भर के लोगों ने इन्हें देखा और दुखी हुए, लेकिन उन्होंने लोगों को इकट्ठा नहीं किया कुछ ठोस कदम उठाने के लिए ताकि इस हिंसा को रोका जा सके। विभाजन के वक्त मारे गए लोगों की संख्या आज भी विवादित है और ये 2 लाख से 20 लाख तक भी हो सकती है।
आज इन तस्वीरों को देखना हमारे लिए एक रिमाइंडर है। हमें आज़ादी कैसे मिली थी। जितना खुशनुमा पल था उतना ही दुखदाई भी था। जितनी खुशी मिली थी उतना ही गम भी हुआ था। आखिर हम आज़ाद हुए थे। मेरे ख्याल से हमें याद रखना चाहिए उस वक्त लोगों ने क्या देखा था, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है आखिर हमने ये होने कैसे दिया। मेरे लिए ये 20वीं सदी की बेहद परेशान करने वाली और कभी न मिटने वाली तस्वीरें हैं उपमहाद्वीप में। दोनों नए देश भारत और पाकिस्तान इस हिंसा और अत्याचार से सहमे हुए थे। ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। अंग्रेजों ने सिर्फ अफसोस जताया कि बुरा हुआ, लेकिन अब हम जा रहे हैं। 70 साल बाद आज भी वो जख्म, बंटवारे की यादें, लोगों ने जो सहा था, आप आज जो देख रहे हैं वो इतिहास नहीं है। और ये सारी यादें भारतीय जनता के दिमाग में आज भी ताजा हैं। पहली बार हमारे पास पूरी सदी का विजुअल रिकॉर्ड है, इससे पहले कि सदियों के विपरीत, जो बात वाकई सोचने लायक है। ब्रिटिश साम्राज्य के शानदार नजारों से रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य। ये फिल्म 20वीं सदी के भारत की जीत और मुश्किलों को कैप्चर करती है। ये आर्काइव फिल्म्स देखना कमाल का अनुभव है, क्योंकि हमें स्टील्स देखने की आदत पड़ चुकी है। मुझे पता है बंटवारे की अनगिनत तस्वीरें हैं या गांधी जी की ऐतिहासिक किताबों में, लेकिन फुटेज बहुत कम है। और ये बहुत एक्साइटिंग है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, लेकिन यह आपको सब्जेक्ट्स की इंसानियत की याद दिलाती है और साम्राज्यवाद की अमानवीय ताकतों को। मेरे ख्याल से हमें दोनों चीजें फिल्मों में देखने मिलती हैं। मेरे ख्याल से हम भारत की विविधता इस फुटेज में देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक छुपा राजनीतिक मकसद था। हमने जो देखा वो इस तरह क्यों दिखाया गया, हमें क्यों बताया गया कि असली भारत ये है और वो नहीं है। अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया, ये दिखाने के लिए कि भारत एक नहीं है और इसलिए सिर्फ बाहरी ताकत इस पर राज कर सकती है। आप एक फोटोग्राफ ले सकते हैं, रास्ते का एक सीन या टी पार्टी या ऐसी किसी फिल्म में बहुत कुछ घट रहा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और कई बार ऐसे माहौल में हमें यादगार तस्वीरें मिलती हैं। इतिहास घटनाओं से भरा पड़ा है और चीजें तेजी से बदलती हैं, और हमारे पास सिर्फ ऐसी फिल्म्स बच जाती हैं। ये देखकर हम सोचते हैं वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वे इतिहास रच रहे थे।